हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 10th का छठा अध्याय त्रिभुज, जिसकी प्रश्नावली 6.2, जिसके हम थेल्स प्रमेय और उसका विलोम करेंगे। यानी 6.1 तो है आपके थेल्स प्रमेय और 6.2 है थेल्स प्रमेय का विलोम। तो ये 6.1 और 6.2 दो प्रमेय आपके, ये आपके 6.2 से पहले करने आवश्यक है, इसलिए पहले ये प्रमेय करेंगे। अगले वीडियो के माध्यम से अपन प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन और आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर और साथ में एग्जाम्पल। यानी अगले वीडियो के अंदर 6.2 कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो के अंदर अपन प्रमेय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय, अच्छा प्रमेय, इसमें टाइम लगेगा इसलिए साथ में कमेंट नहीं किया गया, क्योंकि इसका वीडियो भी थोड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि आसानी से आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाई जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और धीरे धीरे इसको शिद्दत से सीखोगे ना तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका अगर क्वेश्चन आएगा ना तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आराम से आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा। नहीं तो फिर ये प्रमेय तो आपके 6.2 के अंदर इस प्रमेय के बिना एक भी सवाल आप सोल्व नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको पहले प्रमेय ये सीखना जरूरी है। इसलिए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब अपन चलते हैं 6.1 प्रमेय की ओर। देखो, इसका नाम चाहे तो प्रमेय 6.1 ले लो, या थेल्स प्रमेय ले लो, या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय ले लो। तीनों में से कोई भी नाम ले सकते हो। ज्यादातर इसको थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है, और बाकी आप नाम कुछ भी ले सकते हो। तीनों में से चाहे प्रमेय 6.1 लिख दो, थेल्स प्रमेय लिख दो, या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लिख सकते हो। अब इसमें देखो 6.1 में क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले यह लाइन क्या दे रखी है, लाइन दे रखी है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर त्रिभुज, क्या लेना है, त्रिभुज लेना है। जैसे एक त्रिभुज लेते हैं अपन, ये लिया त्रिभुज, ये ले लिया त्रिभुज, ठीक है, बड़ा ले लेते हैं थोड़ा, एक मिनट, ये ले लिया, ठीक है। ये त्रिभुज लेने के बाद में इसकी 3 भुजाएं, नाम दे दो इस त्रिभुज का। जैसे नाम दे दिया हमने ए बी सी, इस त्रिभुज का नाम दे दिया ए बी सी। इस त्रिभुज पे आपको क्या करना है, किसी एक भुजा, ये क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर आपको अन्य दो भुजा, एक भुजा लोगे तो उसकी अन्य दो भुजा के ऊपर एक एक बिंदु, जैसे इस भुजा के ऊपर यहां बिंदु और इस भुजा के ऊपर यहां बिंदु, दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है, जो अन्य दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित करती है। यहां से आपको क्या खींचनी है, एक रेखा खींचनी है। इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाने के लिए एक रेखा खींचनी है, और जो रेखा खींचोगे इनका नाम दे दो आप, इसका नाम दे दो डी, इसका नाम दे दो एन। तो जो डी एन है ना, वो क्या करता है, जो रेखा है जिसके पॉइंट मिले हमें डी और इधर डी और ई, सॉरी डी एन क्यों लिखा है, ई लिखो, डी ई, ये लिख दिया। अब इसका ये डायग्राम बना है। अब ये कह रहा है कि ये अनुपात का मतलब, समानुपात का मतलब एडी बटा डीबी के ए बटा इसी के, इस प्रकार आपको सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले यहां से लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ क्या है, सवाल के अंदर दिया हुआ क्या है वो लिखेंगे। यानी सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ, भाई सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल वाले ने हमें क्या दिया है वो लिखेंगे पहले। सवाल में क्या दे रखा है वो चीज पहले लिखेंगे। सवाल में दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डीई, ये वाली डीई समांतर है किसके, बीसी के। ये सवाल के अंदर दे रखा है, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है वो यहां लिखना है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है एडी बटा, जैसे एडी बटा डीबी के, इसी प्रकार इधर से ए बटा इसी के,
ए बटा इसी, ये हमें सिद्ध करना है। और सिद्ध करने के लिए हमारे पास एक पॉइंट की और जरूरत पड़ेगी, इसको आगे बढ़ाने के लिए रचना करनी पड़ेगी। कुछ सवालों में रचना करनी है, कुछ में नहीं करनी है। यहां से अपन लिखेंगे रचना। रचना, अब रचना में इसका पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट लिखेंगे रचना में, पहला पॉइंट लिखेंगे जैसे इस पॉइंट डी से ए ई पर एक लंब खींचा जिसका नाम दे दो डी एन। तो यहां से लिखें डी से भुजा का नाम क्या है? एसी। डी से एसी पर लंब जिसका नाम क्या है? डी एन तथा ई से, इस बिंदु से, ई से किस भुजा पर? ई से ए बी भुजा, ए बी पर लंब ई एम, एक मिनट, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ई एम खींचा, ठीक है, ई एम खींचा। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब देखिए, सबसे पहले तो इनका कलर चेंज कर लेते हैं अपन। ठीक है, अब यहां से अपन जो जो काम किया वो करना पड़ेगा धरातल पे। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने? डी से एसी भुजा, डी से एसी भुजा, इस भुजा पर कौन सा लंब खींचा? डी एन। तो यहां से अपन यहां से लंब खींचेंगे ये, और इस लंब का मतलब यहां पर 90 डिग्री बन रहा है और यहां पर भी 90 डिग्री बन रहा है। और इसका नाम क्या दे देंगे? इसका नाम दे दो एन। और बिंदु ई से ए बी पर एक लंब खींचा जिसका नाम क्या दे दो? ई एम। इस प्रकार ये लंब खींचा हमने और इसका नाम दे दो ई एम। खींच दिया। पहला काम तो ये करना है, फिर रचना और आगे करनी है। अभी तक दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, ये तो पहला पॉइंट हुआ है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे डी को सी से मिलाया, डी को सी से मिलाया, या फिर ऐसे लिखो, एक मिनट, डी को सी से तथा बी को ई से मिलाएंगे। इसको इससे मिला दो और इस पॉइंट को इससे मिला दिया। अब क्या करना है? अब आपको करना है कि जैसे अभी इसका कलर में ये ले लेते हैं अपन और ये काम ले। अब देखो आगे ये क्या कह रहा है कि अब हमें इस प्रकार यहां से स्टार्ट करना है। यहां तक तो ये फॉर्मेट था इसका। अब हमें आगे उपपत्ति में सवाल स्टार्ट करना है, इसका हल स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले अब देखो यहां पर क्या दे रखा है? सबसे पहले एडी भुजा यह है,
अगर एडी है तो एडी वाला त्रिभुज लेंगे अपन। कौन सा त्रिभुज लेंगे? एडी वाला। एडी वाला त्रिभुज कौन सा हो गया? देखो ये बनाता हूं मैं, ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज लेंगे, ये वाला, ठीक है। ये त्रिभुज लेंगे, यहां से उपपत्ति स्टार्ट करेंगे। उपपत्ति का मतलब होता है हल, यहां से हल स्टार्ट करेंगे अपन। तो उपपत्ति में क्या करेंगे? सबसे पहले त्रिभुज एडीई, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये तो फॉर्मूला होता है। तो यहां से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये त्रिभुज लिया हमने, ये त्रिभुज लिया। अब देखो ये त्रिभुज लेंगे तो ये तो आपके आधार होगा, एडी आपके आधार होगा और ये लंब होगा। इस त्रिभुज में ये आधार है, ये आपके क्या है? लंब है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। यहां से लिखोगे यहां से क्या लिखोगे? त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इसका आधार कितना है बताओ? आधार है एडी, तो लिख देंगे एडी गुणा ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब होता है लंब। लंब कौन सा है? लंब है आपके कौन सा? EM, ये वाला लंब है, तो ये ऊंचाई हो गई EM। और इसको मानो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर पहला हो गया। अब देखो, अब आपको क्या करना है? यहां से ये त्रिभुज लेने के बाद में अब आपको त्रिभुज कौन सा लेना है? अब आपको त्रिभुज लेना है, नीचे कौन सा आधार आ रहा है? डीबी। डीबी का मतलब डीबी वाले आधार वाला त्रिभुज लेना है। डीबी वाले आधार वाला त्रिभुज कौन सा है? तो इसका त्रिभुज है आपके कौन सा? ये वाला त्रिभुज। जैसे इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन, इसका येलो कलर में कर देते हैं। ये येलो कलर में ना, ये येलो कलर वाला त्रिभुज लेंगे हम। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज, जिसका नाम क्या है? त्रिभुज BDE, BDE का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल याद करने का फॉर्मूला तो वही होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां से यही अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल, BD का क्षेत्रफल 1/2 गुणा इसका आधार कितना है? BDE का। BDE का आधार कितना है? BD का आधार है आपके कितना? DB, DB। तो DB गुणा ऊंचाई कितनी है? अब ऊंचाई इसकी होगी EM। अब आप बोलोगे EM ऊंचाई कैसे हो गई? इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो आपको समझाते हैं वापस। अब यहां से देखो, जैसे आपके सामने अभी एक हमने त्रिभुज बनाया है, एक ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।
जैसे ये त्रिभुज, ये आपके कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण है, क्योंकि इसके तीनों ही कोण है ना वो न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है। क्या है? 90 डिग्री से कम है। अगर न्यून कोण है तो इसका हम लंब का निर्माण करेंगे ना। इसमें लंब का मतलब होता है, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। ये देखो, ये लंब बनाया हमने, ये ना आपके 90 डिग्री का है, ये आपके न्यून कोण है। अगर मान लीजिए अधिक कोण हो गया, अधिक कोण इस प्रकार का होता है, देखो इस प्रकार का। एक मिनट, इससे बनाते हैं। इस प्रकार का, एक मिनट, ये सही नहीं बना डायग्राम। ये आपके अधिक कोण है, ये ले अधिक बना दिया। अब देखो हल्का सा इसका, ठीक है। अब देखो अधिक कोण हो गया। अब यहां पर अपन अगर लंब खींचेंगे तो लंब का मतलब होता है आधार से लंब खींचा जाता है, लेकिन ऊपर वाले जैसे ये अधिक कोण है, ये कौन सा है? अधिक कोण है, यानी 90 डिग्री से ज्यादा का है। अगर 90 डिग्री का ज्यादा से यहां से अगर लंब खींचेंगे, लंब का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, इसका मतलब यहां से अगर अपन लंब खींचेंगे ना तो लंब यहां से बाहर खींचा जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सीधा यहाँ 90 डिग्री आ रहा है। भाई इस ऊपर वाले कोने को आप मिलाओगे तो यहां से अगर डायरेक्ट मिलाओगे तो ऊपर वाले कोने को मिलेगा नहीं, यहां से अगर तिरछा मिलाओगे 90 डिग्री बनेगा नहीं, इसलिए आपको बाहर से ही बनाना पड़ेगा। इसलिए ये बाहर बना देखो। इसका मतलब यहां से क्या सिद्ध होता है? यहां से यही सिद्ध होता है कि अगर मान लीजिए कोई अधिक कोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण, उसका लंब हमेशा कहां खींचा जाता है? बाहर खींचा जाता है। उसका लंब कहां खींचा जाता है? बाहर खींचा जाता है। अगर न्यून कोण त्रिभुज है तो उसका लंब कहां खींचा जाएगा? अंदर। तो यही यहां से, तो यही कॉन्सेप्ट यहां काम कर रहा है। ये देखो आपके ये त्रिभुज है ना, ये आपके अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसका मतलब इसका यहां से ये देखो ये बाहर खींचा गया, इसका मतलब ये, इसलिए ये हमने EM लिया है। अब देखो इसको मैं साइड में रख देता हूं ताकि आपको याद आता रहे भाई ये यहां से कंसेप्ट लिया गया है। देखो इसको यहां रख देते हैं, अपन थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहां रख देते हैं। अब देखो तो ये समीकरण 2 ऐसे बना है, ठीक है। अब क्या करना है? अब आपको करना है समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देना है। तो लिखोगे समीकरण 1 बटा समीकरण 2। पहला समीकरण यहां से लिखेंगे, समीकरण 1 बटा समीकरण 1 बटा 2 से इसका त्रिभुज पहले का क्या है? पहला है आपके त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा, एक मिनट, दूसरे वाले का नाम क्या है? त्रिभुज, इस नीचे वाले का BDE का क्षेत्रफल बराबर, इसका तो है 1/2। आधार कितना है? आधार है इसका AD गुणा EM, ये समीकरण 1 की बात कर रहे हैं। और दूसरे वाले का क्या है? दूसरे वाले का है 1/2। आधार कितना दूसरे वाले का? DB गुणा EM। अब यहां से देखो,
यहां से क्या होगा कि 1/2 से तो 1/2 कट जाएगा, और क्या कट जाएगा, ईएम से ईएम कट जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, यहां से आपके जैसे ये है ना, ये यहां रखना पड़ेगा, ये रख दिया भाई, ये कट चुका है था, बचा क्या है वो लिखेंगे, बचा क्या है, बचा क्या है, यहां तो बचा आपके एडी, इसमें तो क्या बचा है, ये कट गया तो एडी बचा, और इसमें क्या बचा है, इसमें बचा आपका डीबी, इसमें बचा है एडी, इसमें बचा है डीबी, और ये आपके समीकरण कौन सा हो गया, ये आपके इक्वेशन नंबर थर्ड, भाई तीसरा समीकरण हो चुका है ये कौन सा समीकरण हो चुका है, तीसरा, ये आपके तीसरा समीकरण हो चुका है। अब देखो अब यहां से ये त्रिभुज लिए इधर से, पहले कौन सा लिया, एडी, फिर कौन सा लिया, एडी जिसमें एडी आधार वाला, फिर कौन सा लिया, फिर लिया डीबी आधार वाला, फिर कौन सा लिया, डीबी आधार वाला। अब इधर से काम में लेंगे तो पहले ए वाला, यानी ये त्रिभुज लेंगे, और फिर लेंगे इसी वाला, यानी ये त्रिभुज काम में लेंगे, ये त्रिभुज, जिस प्रकार ये काम किया ना उसी प्रकार ये करेंगे। तो यहां से लिखोगे क्या लिखोगे, त्रिभुज ए डी ई, सेम ही नाम लिखो, ए डी ई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल याद करने का फॉर्मूला तो वही होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां से आ जाएगा त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, एडीई का क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना है इसका, एडीई का इधर से लेंगे, अब आधार हम कौन सा लेंगे, अब आधार लेंगे ए, कौन सा लेंगे, ए, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री कौन बना रहा है, डीएन बना रहा है, कौन सा बना रहा है, डीएन, तो लिखोगे डीएन, और यह आपके समीकरण नंबर कौन सा बन गया, यह आपके समीकरण नंबर बन गया 4, ये समीकरण नंबर 4 बन चुका है। अब देखिए अगली स्लाइड में बनाएंगे, अब अपन लेंगे ये लेने के बाद में ये वाला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, अब त्रिभुज लेंगे अपन डीईसी, ये वाला त्रिभुज। तो अब लिखोगे यहां से त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल याद करने का सूत्र तो वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहां से अब देखो त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है इसका, इसका आधार कितना है, ये वाला लेंगे अब, इसी आधार क्या है, इसी आधार हो गया आपके इसी, गुणा ऊंचाई यानी लंब क्या हो गया। अब देखो इसका भी, ये भी आपके अधिक कोणीय है, ये भी आपके क्या है, अधिक कोण, ये बार वाला ही बनेगा, तो डीएन, तो कौन सा लेंगे, डीएन, और ये आपके इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, ये आपके इक्वेशन नंबर 5 हो गई, ये आपके समीकरण नंबर 5 हो चुका है। अब ये समीकरण नंबर 5 हो गया, अब क्या करेंगे, पुनः जैसे इसमें किया था ना, इस समीकरण में इसका भाग दिया था, इसमें क्या करेंगे, 4 में किसका भाग देंगे, 4 में 5 का भाग देंगे। तो यहां से लिखेंगे समीकरण
4 बटा समीकरण 5 से 4 का क्षेत्र 4 क्या है, 4 है आपके एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल। और पांचवें में क्या है, पांचवें में आपके 1 मिनट इससे ले लेते हैं ताकि लाइनें एकदम बिल्कुल सीधी बने। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है त्रिभुज, ये आपके त्रिभुज ये था, इस त्रिभुज का नाम है आपके डीईसी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहां से ये क्षेत्रफल लेंगे, उसका तो था 1/2। अब आधार कितना था इसमें, इसमें आधार था ए गुणा डीएन, तो ए गुणा डीएन। और दूसरे वाले का बनाएंगे अब, तो दूसरे वाले का क्या है, 1/2 गुणा ई सी गुणा डीएन। अब देखो जिनसे कटते हैं वो काट दो, तो 1/2 से तो 1/2 कट ही जाएगा ये, और साथ में क्या कट जाएगा, डीएन से डीएन कट जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आप क्या आएगा, क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल या बटा दूसरा कौन सा है, 1 मिनट यहां से लेना पड़ेगा। इस त्रिभुज का नाम क्या है, डीईसी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बचा क्या, यहां से ऊपर तो बचा ए, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा ईसी। और ये आपके इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, ये आपके इक्वेशन नंबर 6 हो चुकी है। कौन सी हो गई, 6 नंबर समीकरण। अब देखो यहां से आपके एक कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है, देखो आप देखो कौन कौन सा समीकरण, आप समीकरण देखो, ये अभी बनाया छठा, और ये बनाया आपने तीसरा, तीसरा और छठे को ध्यान से देखो, तीसरे और छठे देखो, एडीई का क्षेत्रफल, इधर भी क्या है, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, इसके बट्टा में क्या है, बीडीई का क्षेत्रफल, लेकिन इसके बट्टा में क्या है, डीईसी का क्षेत्रफल। अब अगर ऊपर वाला तो बराबर है, अगर नीचे वाला कहीं कहीं से अगर बराबर हो जाए तो फिर जैसे समीकरण इसमें ये राइट हैंड साइड है ना, इसकी राइट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी, और यही तो हमें सिद्ध करना है, तो यही तो हमें सिद्ध करना है। तो ये चीज, तो कहने का मतलब हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं से इस त्रिभुज को, किस किस को, इस त्रिभुज का नाम तो आपके बीडीई और इस त्रिभुज का नाम है डीईसी, दोनों को बराबर करना है। दोनों को बराबर करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपन यहां से एक काम करते हैं, उस डायग्राम को इधर ही ले आते हैं ताकि आपके थोड़ा इजी हो जाएगा। डायग्राम को इधर जगह बनाते हैं, थोड़ी सी हल्की सी जगह बना लेते हैं ताकि एडजस्ट हो जाएगा वो। इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ रख देते हैं, ये इतना कर लेते हैं। अब वो वाला है ना, उधर वाला डायग्राम, ताकि क्या है इजी से चीजें समझ में आ जाए। जैसे ये डायग्राम है, इसको उठा के वहां रख देते हैं। छोटा बना लेते हैं थोड़ा, ये लो। अब यहां से आपको बराबर कौन कौन सा करना है, बराबर देखो, एक तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला,
जिसका नाम है DBE, यानी EDB, कुछ भी नाम ले लो, EDB, और इधर से करना आपको DEC, ये वाला त्रिभुज। ये त्रिभुज दोनों आपको बराबर करने हैं। इसको भी येलो बना लेते हैं, इसको भी कैसा बना देते हैं, येलो, ताकि आपके समझने में इजी रहे। इस त्रिभुज को भी येलो बना लेते हैं। ये अब येलो येलो त्रिभुज है ना, इसको आपको क्या करना है, बराबर करना है इसका क्षेत्रफल। तो यहां से आपने एक 9th क्लास में कंसेप्ट सीखा है। 9th क्लास में कंसेप्ट क्या सीखा है, जैसे दो समांतर रेखा है, 1 मिनट अपन समांतर रेखाएं बनाते हैं, जैसे ये समांतर रेखा और ये समांतर रेखा, 1 मिनट, ये समांतर रेखा, दो समांतर रेखा है। इन समांतर रेखाओं पे हमने यह क्या मान लिया, कोई आधार मान लिया। यहां से लेके यहां तक इस रेखा पे कोई आधार है, जिसका नाम दे दिया हमने, जैसे ए बी आधार है। दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, और ये क्या है, इनके दोनों के नाम है। अब यहां से कंसेप्ट अपन ने 9th क्लास में क्या सीखा, देखो, इस बिंदु से ये त्रिभुज, इस बिंदु से ये त्रिभुज, ठीक है, इस बिंदु से ये त्रिभुज, इस बिंदु से ये त्रिभुज, जितने भी इस बिंदु से त्रिभुज बनेंगे ना, उन सब का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, बराबर। ये हमने 9th क्लास में कंसेप्ट सीखा था। ये कहां सीखा था, 9th क्लास में। ये 9th क्लास का कंसेप्ट है आपके। कौन सी क्लास का है, 9th क्लास का कंसेप्ट है भाई। 9th क्लास में हमने ये चीज सीखी थी, 9th क्लास में हमने ये चीज सीखी थी। 9th क्लास की कंसेप्ट आपके यहाँ काम आ रहा है। तो अब यहां से आपके कंक्लूजन क्या निकलता है, यहां से यही निकलता है, जैसे यहां पर आप लिखोगे, जैसे दो समांतर, वो समांतर, जैसे ये दोनों समांतर है, वो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार, एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही भुजा पर बने, जैसे ये आपके एक दो समांतर भुजा है, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा समांतर है, इसके एक ही आधार, इस एक ही आधार से देखो, ये त्रिभुज भी एक ही आधार से, ये वाला जितने भी हमने त्रिभुज बनाए ना, तो सभी का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ये आपके 9th क्लास का कंसेप्ट है। ये आपके कौन सी क्लास का कंसेप्ट है, ये आपके 9th क्लास का कंसेप्ट है। तो ये चीज यहाँ है। अब देखो, ये आपके एक ही, ये दोनों रेखाएं समांतर है, जो सवाल के अंदर दे रखा है। अगर दोनों रेखाएं समांतर है, तो इस आधार को लो, देखो, इसी आधार से ये त्रिभुज बन रहा है, और इसी आधार से ये त्रिभुज बन रहा है, और सामने देखो इसको छू रहा है दूसरे वाली समांतर रेखाओं को, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। यहां से आपके ये चीज तो एक बार हटा देते हैं, ये तो हमने समझ के लिए बताई थी। बाकी ये लाइन आपके काम आएगी, ये लाइन तो आपको लिखनी पड़ेगी, इसलिए इस लाइन का एक काम करते हैं, इसको ऊपर खींचना, यहाँ खींच कर, ठीक है। अब देखेंगे आगे, आगे क्या है, चूंकि डीई समांतर है बीसी के, डीई समांतर है बीसी के, तथा त्रिभुज बीडीई
त्रिभुज BDE हुए, त्रिभुज DEC दोनों कौन कौन से, BDE और DEC, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों ही क्या है, दोनों ही आपके दोनों आधार DE पर बने हैं, दोनों एक ही आधार पर बने हैं। अगर ये बने हैं इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। और यह आपके इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, यह आपके इक्वेशन नंबर 7 हो गई। कौन सी हो गई, 7। अब क्या करेंगे, अब यहां से लिखेंगे समीकरण 7 से मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 7 से 3 में रखेंगे तो तीसरा क्या है भाई, तीसरा है आपके ये वाला समीकरण। इसमें इसकी जगह पे कौन सा मान रख देंगे, BDE की जगह पे कौन सा रख देंगे, DEC। तो ऊपर वाला तो देखो आपके क्या आ जाएगा, ऊपर तो आपके जैसे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा उसकी जगह पे क्या रख देंगे, ये रख देंगे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, उसकी जगह पे ये रखना ही है। बराबर क्या था, बराबर उसमें था AD बटा DB, तो लिख देंगे AD बटा DB। और यह आपके समीकरण नंबर कौन सा हो गया, यह आपके इक्वेशन नंबर 8 हो गई, समीकरण नंबर 8 हो चुका है। अब देखो समीकरण 8 और समीकरण नंबर 6 देखो, 8 और 6 इसमें देखो आपके लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो यहां से लिखेंगे समीकरण 8 में, समीकरण 8 से लिख दो, समीकरण 8 से मान समीकरण 6 में रखने पर 8 से 6 में रखेंगे। अगर 8 से 6 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 से 6 में रखने पर AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के। और यही तो हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन यह है। अब देखिए सबसे पहले चाहे तो आप इसको, जैसे अभी हमने 8 का मान 6 में रखा है, और चाहो तो आप 6 का मान 8 में भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों
हमने यहां से बराबर कर लिए, यहां पर बराबर, स्टेप बाय स्टेप इसको 2 बार या 3 बार, पहली बार तो आप देख के आराम से रफ कॉपी के अंदर लिखना, देख के लिखना आपको कि कहां कहां पे कौन कौन सी स्टेप फॉलो किया गया। फिर आपको बिना देखे 2-3 बार लिखना है। अगर 2-3 बार लिखोगे ना तो आपके ये प्रमेय कंटेस्ट हो जाएगा, और ये प्रमेय फिर कंटेस्ट होने के बाद में आपको फिर यही ध्यान रखना है कि अगर दोनों रेखाएं आपके समांतर दे रखी है तो आप इस रूप में लिख सकते हो, अगर AD बटा DB बराबर AE बटा EC के। अगर दो रेखाएं एक त्रिभुज की समांतर दे रखी है तो आप इस रूप में लिख सकते हो। यही आपके यहां से कंक्लूजन सिद्ध होता है। अब है आपके प्रमेय नंबर कौन सा? अब है प्रमेय नंबर 6.2। 6.2 है वो उसके मुकाबले थोड़ा इजी है। अब 6.2 क्या कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। तीसरी भुजा की क्या होती है? समांतर। अब देखिए इसका डायग्राम बनाएंगे अपन, इसका डायग्राम बनाएंगे। यहां से जैसे ये डायग्राम बनाया, ठीक है, ये डायग्राम बनाया और एक रेखा लेते हैं अपन, जैसे ये रेखा लेते हैं और इस त्रिभुज का नाम दे दो आप, क्या नाम दे दो? ABC। ABC। और ये जो बिंदु है इसका नाम दे दो D, और इसका नाम दे दो E। दे दिया, D और E दोनों बिंदु दे दिए। अब आपको क्या करना है, यहां से सबसे पहले दिया हुआ क्या वो लिखना है। सबसे पहले दिया हुआ, दिया हुआ क्या है वो अपन लिखेंगे। तो दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और SC, AB और SC पर दो बिंदु क्रम से कौन कौन से? D एवं E इस प्रकार हैं कि AD बटा DB के बराबर AE बटा EC के। अब देखो यहां से जो चीज पिछले प्रमेय का ये विलोम है, थेल्स का विलोम है, थेल्स में जो चीज दी हुई थी ना वो इसमें सिद्ध करनी है, और जिसमें उसमें जो सिद्ध की थी ना हमने लास्ट में यही तो सिद्ध किया था, ये इसमें दे रखा है। और इसमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि BC के समांतर है DE, ये भुजा हमें सिद्ध करनी है। ये पर लिख रखा है ना, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब यहां से हमें क्या करनी पड़ेगी? रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रचना। सबसे पहले हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध क्या करना है, पहले वो भी लिखना जरूरी है ना, सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है आपको क्या? BC समांतर है DE, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना। अब यहां से अपन करेंगे रचना। अब रचना क्या करेंगे? यहां से लिखेंगे रचना। रचना लिखेंगे कि यदि संभव हो तो
माना कि डीई बीसी के समांतर नहीं है। अगर संभव हो कि ये भुजा इसके समांतर नहीं, एक बार इसको विपरीत मानना है, समांतर नहीं है, अतः डी से एक रेखा डीएफ समांतर बीसी खींचा, जो एससी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये इसकी रचना हो गई। अब देखो इनका पहले कलर चेंज कर देते हैं, जैसे ये हो गया इसका, ठीक है। अब देखो, अब हमने रचना क्या की वो कर देते हैं। देखो यहां से डी से एसी पर एक बिंदु लिया एफ और उसको आपस में मिला दिया। ये हल्का सा ऐसे ही लेंगे, ये वैसे इसके समांतर है, ये इसके क्या है, समांतर है। इसका नाम दे दो आप, एक मिनट, इसको हल्का सा थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ताकि आसानी से दिखाई देगा। ये और इसका नाम क्या दे दो, इसका नाम दे दो आप एफ, दे दिया एफ। अब क्या करना है, ये इसके समांतर है ऐसा मानना है, ऐसा मानना है। बाकी समांतर तो आपको डीई को करना है, लेकिन एक बार इसको मानना है। फिर क्या करेंगे, इसको एक ही जगह पे बिंदु को सेट करेंगे। अब यहां से अपन आगे क्या है, यहां से अपन उपपत्ति में स्टार्ट करेंगे। उपपत्ति, यहां से उपपत्ति स्टार्ट करेंगे। उपपत्ति में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी एफ समांतर है किसके, बीसी के। डी एफ समांतर है बीसी के, और कारण लिख दोगे कहां से आया, रचना से। अभी हमने रचना की ना, तो ये कारण रचना से आया है, ठीक है, हो गया। अगर ये है, इसलिए अगर ये दोनों समांतर है तो आप लिख सकते हो क्या, एडी बटा डीबी के बराबर ए बटा ए एफ बटा एफ सी के, ठीक है। और ये आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और कारण क्या लिख दो, कारण लिख दो। ये भाई आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, अभी हमने थेल्स प्रमेय पढ़ा है, पिछला प्रमेय था ना थेल्स प्रमेय। तो अगर दोनों रेखाएं समांतर है तो वो आपस में समानुपाती भी होगी, यानी थेल्स प्रमेय से ये लिख दोगे, थेल्स प्रमेय से।
थेल्स प्रमेय में हमने ये पढ़ा है कि दोनों रेखाएं अगर समांतर है तो वो समानुपाती भी होगी। परंतु परंतु दिया है, परंतु दिया क्या है, दिया है क्या दे रखा है आपको, दे रखा है जैसे एडी बटा डीबी बराबर ए बटा इसी के, और ये दे दो आप इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये चीज आपको दे रखी है। अतः अतः समीकरण एक एवं समीकरण दो से, समीकरण एक व दो से, अब देखो भाई समीकरण दूसरा तो ये कह रहा है और पहला कह रहा है ये कि एडी बटा डीबी, इसका मतलब ये बराबर है, इसका मतलब ये भी हमें बराबर हो जाएगा। यहां से आप क्या लिखोगे, यहां से आप अतः समीकरण एक में समीकरण दो से क्या लिखोगे कि ए एफ, भाई ये और ये तो बराबर है, इसका मतलब ये और ये भी बराबर होगा। समीकरण एक में दो से क्या लिखोगे, ए एफ बटा एफ सी बराबर ए ई बटा इसी। अब क्या करेंगे, अब यहां से दोनों में प्लस एक एक प्लस करेंगे, यहां से लिखोगे ए एफ प्लस एफ सी। अब देखो ए एफ बटा एफ सी में एक जोड़ेंगे यानी एक बटा एक हो जाएगा, और बराबर इधर भी क्या जोड़ेंगे ए बटा इसी, और इसमें भी एक बटा एक ही जोड़ेंगे, भाई एक जोड़ेंगे तो एक बटा। अब यहां से लिखोगे, एक मिनट, यहां से क्या लिखोगे, दोनों और एक जोड़ने पर, भाई दोनों और एक एक जोड़ेंगे इसलिए जोड़ने पर। अब देखो एक काम करते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं, इसको एडजस्ट कर देते हैं यहां पर, ठीक है, और ये है ना, इसको यहां कर देते हैं अपन, यहां से समीकरण दो बन जाएगा, और इसको ले लेंगे ऊपर यहां। अब ठीक है, अब इसको ले लेंगे ऊपर, जगह बन जाएगी। अब अब क्या करेंगे, अब यहां से लेंगे एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा आपके एफ सी। अब एफ सी में एफ सी का भाग, एक बार एक को अगर ए एफ से गुणा करेंगे तो यहां तो आ जाएगा ए एफ, प्लस एफ सी में एक का भाग एफ सी बार एफ सी को एक से गुणा करेंगे तो एफ सी बराबर, सेम पैटर्न इधर लगाएंगे, इधर भी एलसीएम लेंगे तो इधर एलसीएम क्या आएगा, इधर एलसीएम आएगा इसी, और इसी में इसी का भाग देंगे तो एक बार एक को अगर ए से गुणा करेंगे तो ए एकम ए प्लस ए में ए इसी में ए का भाग देंगे तो इसी बार इसी को एक से गुणा करने पे इसी। अब देखो यहां से ए एफ और एफ सी को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ए सी तो मिलेगा, यहां से लिखोगे एस सी बटा
AC बटा FC। इसी प्रकार AE इस AE और EC को जोड़ोगे क्या मिलेगा? AC मिलेगा। AC बटा EC। अब देखो यहां से आप क्या लिख सकते हो भाई, ये और ये दोनों बराबर में है और ऊपर ये है और ऊपर भी ये है, तो इसका मतलब ये इससे ये कट गया। अब आप क्या लिख सकते हो? अब आप लिख सकते हो इसलिए आपकी क्या हो जाएगा? FC बराबर हो जाएगा EC। FC बराबर हो जाएगा EC के, दोनों भुजा बराबर हो गई। अब क्या लिखोगे आगे? आप अगली स्लाइड में लिखना पड़ेगा ये तब भी संभव है जब F बिंदु E के संपाती है। संपाती है। संपाती है। अब देखो ये 1 मिनट, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं अपन, यही एडजस्ट करते हैं, ये एक ही स्लाइड में आ जाएगा। ये डबल स्लाइड क्यों करें? एक स्लाइड में आ रहा है तो फिर डबल स्लाइड करने में मतलब ही क्या है? इसको ऊपर ले लेते हैं। अगली स्लाइड में क्या लिखा गया है? ये यहीं लिख देते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि भाई FC का मतलब F और C और EC। FC और EC दोनों क्या है? बराबर है। इसका मतलब जो ये E और F है ना, ये एक ही बिंदु पर है। ये लिख रखे हैं कि यदि ये तभी संभव है जब F बिंदु E के क्या है? संपाती है। F है ना वो बिल्कुल E के ऊपर है, बिल्कुल E के ऊपर है। इसलिए भाई अगर वो समांतर है तो ये भी समांतर होगी। DE समांतर है BC के। यही तो हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। तो उससे थोड़ा ये हल्का सवाल है, बाकी अच्छा सवाल है। एक ही स्लाइड में हमने कर लिया प्रॉपर। एक बार इसको अच्छे से देखना, फिर वापस दोबारा इसकी रीट्राई करना, दोबारा तिबारा 2-3 बार इन दोनों को प्रमेय को करोगे ना, इन 6.2 के अंदर आपके ये दोनों ही प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका अच्छा रोल रहता है। जो 6.1 है ना, 6.1 थेल्स प्रमेय, वो तो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उससे सवाल आता है तो 5 नंबर का पक्का आता है, इसलिए उसको 3-4 बार कर लेना और इसको भी कर लेना, क्योंकि उसके मुकाबले ये इजी है थोड़ा। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। बाकी इसमें कोई नई चीज नहीं लगाई गई है। इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।